तो आज से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा साइंस का पोर्शन है उसकी अनसॉल्व्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2020 है उसका सेट पहले से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। बाकी जो बचता है आपका फिजिक्स वाला पोर्शन साइंस के अंदर, वो आपको मुसीम सर कराएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो है हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है 2020 सेट नंबर 1 और खंड ग, जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को आज से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर में सॉल्व करना। जो हमारा अनसॉल्व्ड पेपर है, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो पहले के सन में आ चुके हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास अनसॉल्व्ड हो तो आप लोग जो है वीडियो के साथ अपनी अनसॉल्व्ड को 2020 वाला सेट पहला नंबर वाला खोल लीजिए साइंस का, जिसमें खंड गा। अगर ना हो तो आप जल्दी से जल्द क्या करिए, उसको ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी के अंदर, पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी के अंदर कि जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य के जो हृदय होता है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने कोष्ठक। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं भैया, 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4। तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है 4। ध्यान ये रखना है, जो ऊपर वाले कोष्ठक होते हैं आ से ऊपर और आ से आलिंद, तो ऊपर वाले कोष्ठक को कहते हैं हम लोग आलिंद, और जो दोनों नीचे हैं तो ना से नीचे और ना से निलय, तो नीचे वाले जो कोष्ठक है उनको क्या कहते हैं हम लोग, निलय। तो इस तरह से अगर हम कोष्ठकों की संख्या गिने तो 1 2 3 और 4, तो मनुष्य के हृदय में टोटल कोष्ठक कितने हो जाते हैं, 4 कोष्ठक हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में आलिंदों की संख्या कितनी होती है, तो कहोगे 2 होती है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में निलयों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 2। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि आलिंद हृदय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं कि निचले भाग में, तो आलिंद कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में। फिर पूछा जाए निलय निचले भाग में पाए जाते हैं कि ऊपरी भाग में, तो क्या कहोगे आप, निचले भाग में पाए जाते हैं। तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारा कौन वाला सही होगा, जिसमें लिखा है 4 कोष्ठक, और 4 कोष्ठक का ऑप्शन दिया हुआ है भैया, 4 कोष्ठकों का ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग, तो 4 नंबर का जो ऑप्शन हमारा है चौथा वाला क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। तो ये हमने पहला क्वेश्चन क्या कर लिया है, बहुविकल्पी वाला सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम बिगाड़ रहे हैं। आपको अगर आपने अपनी रफ पर इसको नोट करना है तो इस प्रकार नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी अनसॉल्व्ड हैं सारे सेट यहाँ पर कराए जाएंगे। और अब जब इनको आप सॉल्व करके इनको एक बार रिवाइज करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने पेपर के समय बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा, आपको फायदा मिलने वाला है इससे। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको और याद रखना हो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं कि जो काकरोच होता है, काकरोच में जो हृदय के कोष्ठक होते हैं ये कितने होते हैं भैया, 13 होते हैं। तो ये बात याद रखना है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठक 4 पाए जाते हैं, जबकि काकरोच के हृदय के अंदर कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है खा, लिखा हुआ है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं, दोनों का मतलब एक ही है, पाई जाती हैं।
अब उसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है आपका जड़ों में, नंबर 2 ऑप्शन है आपका रंध्रों में, नंबर 2 ऑप्शन है आपका रंध्रों में, नंबर 3 ऑप्शन है आपका वात रंध्रों में, नंबर 3 ऑप्शन है आपका वात रंध्रों में, और नंबर 4 आपका ऑप्शन है इन सभी में, चौथा ऑप्शन है आपका सभी में। तो आपको इसमें से बताना है कि जो हमारे द्वार कोशिकाएं होती हैं ये पाई कहाँ जाती हैं। द्वार कोशिकाओं को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा आपको फिगर बनाकर रंध्र के बारे में, या फिर कह सकते हैं द्वार कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले द्वार का मतलब क्या होता है हमने बताया था आपको। अगर आपको एक छोटा सा टर्म याद रखना है कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, अच्छा हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि कोशिका का मतलब होता है शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई। कहने का मतलब शरीर को संरचना बनाएगा कौन भाई, हमारी कोशिका ही। क्रिया को भी कौन करेगा, हमारी कोशिका ही। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जिम्मेदार कौन होगी, हमारी कोशिका होगी। लेकिन यहाँ पर आपने सुना होगा, आपका अगर जो दरवाजा होता है, मान लीजिए ये दरवाजा है आपका, तो दरवाजे पर आपके यहाँ हमेशा जो है चौकीदार लगे रहते हैं। उन चौकीदार को हम लोग कहते हैं रक्षक, या क्या कहते हैं, जो खड़े रहते हैं चौकीदार, इनको ही कहते हैं द्वारक या द्वारपाल। तो कह सकते हैं कि द्वार का मतलब ये होता है भाई कि जहां पर हमारी कोई ओपनिंग है, जहां पर हमारा रास्ता है, उसकी देखभाल करने के लिए जो खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी गार्ड, या उन्हें हिंदी में कहा जाता है द्वारपाल। तो द्वारपाल का मतलब पाल वहां पर इसलिए शब्द यूज किया जाता है क्योंकि वो व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर व्यक्ति तो पाए नहीं जाते, और जो क्रिया को करता है वो होती है हमारी कोशिकाएं। इसीलिए द्वारपाल की जगह पर हम लोग नाम क्या रख देते हैं इसका, द्वार कोशिकाएं। अगर इंग्लिश में कहना चाहे इसे हम लोग कहते हैं द्वार का मतलब GUARD गार्ड, और कोशिका का मतलब क्या होता है भैया, सेल। तो इसी द्वार कोशिका को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, गार्ड सेल कह सकते हैं। अब ये समझेंगे पाई कहां पर जाती है भैया। तो अगर आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर आपको लीफ के बारे में भैया बताया गया होगा। काहे के बारे में, लीफ के बारे में आपको वहां पर बताया गया होगा कि लीफ क्या होती है। तो लीफ में बताया गया होगा ये कि भैया जो लीफ की जो हमारी पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर, पतली मान लीजिए ये पत्ती है तो एक हो गई हमारी ऊपरी सतह और एक हो गई निचली सतह। ऊपरी सतह पर प्रकाश ज्यादा पड़ता है और निचली सतह पर प्रकाश ज्यादा नहीं पड़ता। तो जो निचली सतह होती है, यानी यहाँ पर हम इसको 3D में आपको नहीं दिखा सकते, जो हमारी निचली सतह होती है, इस निचली सतह में छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र। और छिद्र को हम लोग प्योर हिंदी फॉर्म में, प्योर किताबी फॉर्म में छिद्र को हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं भैया, रंध्र। तो हम लोग इनको कहते हैं रंध्र। लेकिन ये छिद्र पाए कहाँ जा रहे हैं, पत्तियों में, और पत्तियों का दूसरा नाम होता है भैया पर्ण। तो इसीलिए हम लोग इसे नाम रख देते हैं पर्णरंध्र। अब ये पर्णरंध्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए भाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एक, मान लीजिए आपने किडनी के बारे में पढ़ा होगा, तो किडनी के आकार की, या फिर कह सकते हैं जो सीएम के बीज होते हैं उनके आकार की। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इस तरीके से यहाँ पर छिद्र उपस्थित होता है। तो ये जो छिद्र होता है, ये छिद्र कहलाता है हमारा पर्णरंध्र। इस छिद्र को कहते हैं हम लोग पर्णरंध्र। और अच्छा बताइए, पर्णरंध्र ये एक रास्ता बन गया। अब रास्ते के आसपास कौन खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जो द्वार होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये जो दो बड़ी कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग नाम देते हैं भैया द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। अगर ये पूछा जाए कि एक रंध्र में कितनी द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो एक ये किडनी शेप, एक ये किडनी शेप, तो टोटल संख्या हो गई इनकी 2। तो एक रंध्र के अंदर द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। अब इनके साथ ही भैया बहुत सारी लगी होती है यहाँ पर सहायक कोशिकाएं। कौन सी भैया होती हैं, सहायक कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये होती हैं हमारी सहायक कोशिकाएं।
तो एक हो गया हमारा ये छिद्र जो हो गया ये पर्णरंध्र, जो 2 किडनी के आकार की कोशिकाएं इन्हें द्वार कोशिकाएं, और जो ये कोशिकाएं बनाई है इन कोशिकाओं को कहते हैं हम लोग सहायक कोशिकाएं। क्या कहते हैं भैया? सहायक कोशिकाएं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा भैया? द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जा रही है? रंध्र में। लेकिन एक बात आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि रंध्र कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहेंगे आप रंध्र बताएंगे कि रंध्र पत्तियों में भी पाए जाते हैं, तने में भी पाए जाते हैं और जड़ों में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहा गया कि द्वार कोशिका किस रंध्र में पाई जाती है, तो पर्णरंध्र। और अगर ऑप्शन में पर्णरंध्र ना हो तो इसी को हम लोग कह देते हैं रंध्र। और वात रंध्र का मतलब है ऐसे छिद्र, ऐसे रंध्र जो कहां पर उपस्थित हो? तने पर उपस्थित हो। लेकिन तने वाले छिद्रों में हमारी द्वार कोशिकाएं पाई नहीं जाती, इसलिए ये वाला रंध्र ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? पर्णरंध्र या रंध्र वाला ऑप्शन। और जड़ों में भी पाई जाती हैं। जब आप पढ़ेंगे कि कुछ जड़ें जो हैं श्वास भी लेती हैं, श्वसन भी करती हैं। अगर कोई चीज श्वसन कर रहा है यानी O2 और CO2 का लेन देन कर रहा है, अगर गैस का जो कोई भी लेन देन करेगा तो उसके लिए कोई ना कोई छिद्र तो पाया जाएगा। तो जड़ों के अंदर भी छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन जड़ों के छिद्र जहां पर पाए जाते हैं वहां पर भी द्वार कोशिकाएं नहीं पाई जाती। द्वार कोशिकाएं केवल और केवल उपस्थित होती हैं पत्तियों के रंध्र में, और पत्तियों के रंध्र को हम लोग कहते हैं पर्णरंध्र या इसको कहते हैं रंध्र। अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम लोग कहते हैं इसको स्टोमेटा। क्या कहते हैं भैया? स्टोमेटा। सहायक कोशिका को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सब्सिडियरी सेल, इसको कहते हैं सब्सिडियरी सेल। तो ये होती है हमारी भैया एक रंध्र का प्रकार, और यही रंध्र स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना दिया। और पत्ती की निचली सतह पर बहुत सारे क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो इतनी बात हम लोगों ने आसानी से समझ ली। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है बहुविकल्पी का, इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया भैया? कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसको बिगाड़ रहे हैं, इसको उतारना है, उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? जड़, तना, पत्ती और प्रकलिका। जड़, तना, पत्ती और प्रकलिका, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, पहले लिखे दे रहे हैं। गा नंबर पर क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूलित है? कौन सा भाग अनुकूलित है? आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है भैया तना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका पत्ती, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका जड़, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रकलिका। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भैया आपका प्रकलिका। अब देखते हैं भैया प्रकलिका। अब इतनी सारे ऑप्शन दिए, अब हमें ये बताना है कि अगर हमें कायिक प्रजनन कराना है, कायिक जनन कराना है, तो सबसे बढ़िया कायिक जनन किसमें होगा, आपको ये उदाहरण बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किसमें सबसे अच्छा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन होता है। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जो हमारा कायिक जनन शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है और ये होता क्या है। तो हम लोग पहले ये जान लेंगे कि कायिक जनन, और कायिक जनन को ही हम लोग कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या है? तो बताया था जनन 2 प्रकार से होता है। अगर कभी भी हमारे किसी नई संतति का जो उत्पादन है, जो नई संतति का निर्माण है, अगर वो जो है किसी 2 मेल पार्टनर है, 2 मेल, एक मेल और एक फीमेल पार्टनर से हो रही है, या कह सकते हैं निषेचन की क्रिया के द्वारा हो रही है, तो उस प्रकार के जनन को कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। क्या कहेंगे भैया?
लैंगिक जनन कहेंगे। और लैंगिक जनन के लिए मस्ट यानी क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से, तो कहेंगे आपको अगर लैंगिक जनन कराना है तो निश्चित रूप से एक होना चाहिए नर युग्मक और एक होना चाहिए मादा युग्मक, तभी आपका कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन, वरना लैंगिक जनन यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कायिक जनन, कायिक जनन का मतलब ये होता है कि अपनी कोई हमने कोशिका काटी और उस कोशिका से एक नया शरीर बना लिया, एक नया जीव बना लिया, और जब कोई इस तरीके से जनन करेगा तो उसमें कहीं पर भी नर और मादा युग्मक की बात नहीं होती है। तो अब हमें ये देखना है कि कायिक का मतलब भैया होता है काया, और काया का मतलब होता है भैया शरीर, और शरीर काया शब्द जो है किसके लिए लिया जाता है, पादपों के लिए, या कह सकते हैं प्लांट के लिए। लेकिन अगर वही कहीं पर अगर आपको शब्द दिखाई पड़ जाए दैहिक शब्द, तो ये दैहिक शब्द का मतलब भी होता है शरीर, लेकिन ये दैहिक शब्द यूज किया जाता है किसके लिए भैया, जंतुओं के लिए। तो आपको ये बताना है कि जो काया या शरीर है हमारा, इस काया या शरीर के अंदर पादप जो हमारे हैं, इनमें सबसे बढ़िया कायिक जनन कौन करेगा, अपने शरीर से सबसे बढ़िया जो है कौन प्लांट उगाएगा। तो देखा होगा आपने गुलाब के अंदर, हमने देखा होगा कि बहुत सारे हम लोग गुलाब की जो कलमें होती हैं उनको काटकर जमीन पर बो देते हैं, और गुलाब की जो कलम होती है वो क्या होता है, एक प्रकार का तना ही होता है, और तना से क्या होता है, हम लोग बहुत सारे नए गुलाब के पौधे तैयार कर लेते हैं। इससे बढ़िया भी एग्जाम्पल, अगर आपने खेत के अंदर आलू को अगर बोते हुए देखा होगा तो वहां पर आलू के बीज नहीं बोए जाते, बल्कि आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को भी क्या कर दिया जाता है, खेतों के अंदर बो दिया जाता है। फिर देखते हैं कुछ समय के बाद जब आलू पूरा तरीके से परिपक्व हो जाता है तो एक टुकड़ों से पता नहीं उसके अंदर कई 10, 12 या दर्जनों के हिसाब से क्या निकलते हैं, आलू निकलते हैं। और आलू एक प्रकार का हमारा क्या है भैया, तना है। आलू कोई भी जड़ नहीं है, जड़ आलू हमारी नहीं है, आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। तो इसलिए जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग तने को काटकर बहुत ज्यादा बोते हैं तो सबसे बढ़िया जो है जनन, सबसे बढ़िया जो नई संतति का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होगा भैया, तना के द्वारा। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यानी अगर हमें कायिक जनन कराना है, अनुकूल का मतलब होता है फेवरेबल, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक जो है किसके द्वारा हम लोग करा सकते हैं कायिक जनन, तो कहोगे आप तना के द्वारा जो है अधिक से अधिक जो है जीवों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको हटा रहे हैं हम। और जड़ तना पत्ती में कोई भी जो है कायिक जनन होता है, पर तना से बेहतर किसी के अंदर कायिक जनन नहीं होता है। तो सबसे अच्छा कायिक जनन, सबसे अनुकूल जो कायिक जनन होता है वो हमारा होता है तना के अंदर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं भैया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है का, खा, गा, अब है हमारा घा वाला। तो घा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जाइगोट के अंदर, या जाइगोट को हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मनज, और इंग्लिश में कहते हैं इसको भैया जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारा जाइगोट होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। एक बार ऑप्शन जो आपकी कॉपी में, जो आपके अनुसार में लिखे हो, वही ऑप्शन को निकालें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले में लिखा हुआ है भैया 4x, दूसरा ऑप्शन हमारा है 3x, और तीसरा ऑप्शन है हमारा भैया 2x, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो है x। तो इतने हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो देखिए भाई युग्मनज के क्या है। अब आपने पढ़ा होगा कि कोई भी युग्मक हो भैया, कोई भी युग्मक हो, और युग्मक जो है हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। अगुणित का मतलब होता है x, अगुणित का मतलब आ मतलब एक, गुणित का मतलब x। तो एक को लिखे चाहे ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो युग्मनज बनता है वो युग्मनज हमेशा बनता है भैया निषेचन की क्रिया के बाद। तो जो हमेशा युग्मनज बनता है वो निषेचन की क्रिया के बाद, और निषेचन की क्रिया कहती है जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक बनते हैं तभी क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो हमने भैया लिख दिया कि जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलेगा तभी युग्मनज बनेगा। तो हमने मान लिया कि नर युग्मक ये है, दूसरा हमने मान लिया कि मादा युग्मक ये है। तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक हो गया। और युग्मक हमेशा क्या होते हैं भैया, अगुणित।
जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो इस क्रिया को कहेंगे निषेचन, और निषेचन के बाद जो बनता है उसे कहते हैं युग्मनज, और इसी को ही हम लोग कहते हैं भैया जाइगोट। अब बताइए कि यहाँ पर एक गुणसूत्र है, यहाँ पर एक गुणसूत्र, जब एक एक दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा भैया, 2x हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ये 2x वाला क्या हो जाएगा सही। और वैसे भी याद रखना है आपको कि जो जाइगोट होता है वो हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पर द्विगुणित आपको आंसर दिख रहा है। तो और एक दो आंसर अगर आप याद करना चाहे तो हम लिखा दे रहे हैं आपको, तो कुछ चीजें यहाँ से आपको लर्न कर लेनी, यही आप इसका आंसर सही होगा। और याद रखने के लिए इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए युग्मक कैसा होता है। तो बताएंगे आप, युग्मक होता है हमारा अगुणित। अगुणित का मतलब क्या होता है भैया, x होता है। फिर पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, तो आपके सामने ही लिखा हुआ है। फिर पूछा जाएगा बताइए कि जो हमारा भ्रूण कोष, जो हमारा भैया एक शब्द होता है भ्रूण पोष, तो अगर भ्रूण पोष के बारे में पूछा जाए, और भ्रूण पोष को कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म हमेशा होता है त्रिगुणित। त्रिगुणित का मतलब होता है भैया 3x। त्रिगुणित का मतलब क्या होता है, 3x। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी शरीर की कोई भी कोशिका होती है वो हमेशा कैसी होती है, द्विगुणित। याद रखना किसी भी शरीर के अंदर उसको युग्मकों को छोड़कर बाकी सारी कोशिकाएं क्या होती हैं भैया, द्विगुणित होती हैं। युग्मक केवल क्या होता है, अगुणित होता है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन भैया सॉल्व होगा किसके, बहुविकल्पी वाले। अब इसको आपको कर लेना है भैया अपने रफ कॉपी में या जहां कहीं पर भी आप नोट कर रहे हैं इसको। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये सारे चारों के चारों हमने बहुविकल्पी सॉल्व करा दिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पेपर में वो भी हमने जो है आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले आपको जो है हम सॉल्व करा रहे हैं अगला, मतलब जो हमारा पार्ट है ये हमारे बहुविकल्पी खत्म हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा 10 नंबर पर, उसको हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला लिखा है जीवाश्म को परिभाषित करिए, लेकिन एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। तो पहला लिखा है जीवाश्म को आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शायद देख लेना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 का वाला, एक उदाहरण के साथ महत्व समझाइए। ये 10 का भैया क्वेश्चन है का। तो पहला क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है, फिर कह रहा है एक उदाहरण दीजिए भैया, एक उदाहरण दीजिए जीवाश्म के, ठीक। और फिर कह रहा है महत्व भी बताइए। और जब ये आप 3 बातें बता लेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे भैया, 2 नंबर मिलेंगे। जब आप ये तीनों बातें बता लेंगे कि जीवाश्म क्या होता है, एक उदाहरण बताइए और उसके बाद इसके महत्व को बताइए, तो क्या करेंगे आप, 2 नंबर पा जाएंगे। तो सबसे पहले जीवाश्म का मतलब समझिए भैया, जीवाश्म क्या है। अब साफ साफ देखो लिखा है जीव प्लस अस्म। जीव का मतलब, जीवाश्म का मतलब क्या है, जीव प्लस अस्म। और अस्म का मतलब, जीवाश्म का मतलब ये है कि